एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड और आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और आज ही के दिन इस एबीसी कंपनी के क्वार्टरली नंबर निकल के आए और आपने नंबर देख भी लिए, आपको बड़ा ही अच्छा लगा। अब होता क्या है, जैसे कल मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है, आप देखते हो इसी एबीसी कंपनी में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, यानी शेयर शुरू में ही 3 से 5% ब्रेक हो चुका है, यानी टूट चुका है। आप कहेंगे यार नंबर तो बड़े ही अच्छे, तो ऐसा क्या हुआ? देखिए, हमें किसी भी कंपनी के किसी भी क्वार्टर के नंबर अच्छे लगे ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही है सच, कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को उस कंपनी के रिजल्ट उस क्वार्टर में अच्छे लगे या फिर नहीं लगे, क्योंकि मार्केट ने हर कंपनी से हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखी होती है। अगर वो मैच नहीं होते फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कितने अच्छे नंबर हो या फिर कितने बुरे। कई दफा ऐसा देखा गया है कि बड़े अच्छे नंबर होने के बाद भी मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में ही प्री ओपनिंग मार्केट में ही शेयर टूट जाता है। और वहीं अगर बात करें, कई बार एक बुरे नंबर होने के बाद भी या फिर एवरेज होने के बाद भी शेयर उसके बाद भी 2-3% भाग जाता है। अगर रिसेंट का एग्जांपल दें, आज की ही बात करें, ब्रिटानिया के नंबर आए थे, कई दिनों से शेयर इतना टूट चुका था, मार्केट पहले से जानता था कि इसके जो नंबर है पुअर हो सकते हैं। उसके बाद नंबर निकल के शेयर 2 या 3% के आसपास आज के दिन भागा, उल्टा हुआ। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएल के बारे में। यूपीएल के भी क्वार्टर 1 के नंबर निकल के आए, उनको देखेंगे, कंपेयर करेंगे और उसके बाद चार्ट पर भी देखेंगे। लेकिन कई दफा ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम मिस करते हैं। यूपीएल अगर हम कई बार पूछते हैं या फिर देखते हैं कि हमने यूपीएल में इन्वेस्ट किया है, यूपीएल का कई बार हम फुल फॉर्म ही भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें ऊपर से कंपनी को नहीं समझना, अच्छे से डिटेल में समझना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। हम पहले कंपनी को समझेंगे, फिर बाकी नंबर तो हम डेफिनेटली कवर कर लेंगे। अगर सिर्फ ऊपर से करेंगे तो लर्निंग भी अधूरी रह जाएगी और अर्निंग भी हमेशा अधूरी ही रहेगी या फिर कम ही रहेगी। इसलिए सबसे पहले कंपनी को समझते हैं। सबसे पहले यूपीएल को समझे ना, एक लाइन में समझे, क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, यानी खेती क्रॉप उस प्रोटेक्शन के लिए जितनी भी चीजें होती है उस टाइप की सर्विस कंपनी प्रोवाइड कराती है। अब इसके बाद इसके जो बिजनेस वर्टिकल है उनको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले जो निकल के आता है एग्रोकेमिकल्स, उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिकल और उसके बाद केमिकल इंटरमीडिएट, ये सारी चीजें होती है। और इसके बाद स्पेशलिटी केमिकल, इस सेगमेंट के अंदर ये कंपनी काम करती है। अभी तो हमें बड़ा ही रफ आइडिया मिल चुका है, कंपनी के वर्टिकल्स को समझ चुके हैं। अब समझते हैं कंपनी के सेगमेंट को। पहला जो सेगमेंट निकल के आता है एग्रो एक्टिविटी और दूसरा जो होता है नॉन एग्रो एक्टिविटी। एग्रो एक्टिविटी के अंदर जो चीजें इंक्लूड होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, सीड्स एंड अदर चीजें, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ये इसके अंदर आता है। अब बात करते हैं नॉन एग्रो एक्टिविटी के। इसके अंदर जो इंक्लूड होते हैं यानी मैन्युफैक्चर एंड मार्केटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल या फिर अदर नॉन एग्रीकल्चर जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, वो चीजें यहां पर मार्केट भी होती है एंड मैन्युफैक्चर भी होती है। कंपनी के जो प्रोडक्ट समझ गए, वर्टिकल समझ गए। अब बात करते हैं इसकी ग्लोबल लीडरशिप कहां पर है। अगर हम यूपीएल की बात करें, इसकी प्रेजेंस है 138 प्लस कंट्रीज में एज ऑफ नाउ इसकी प्रेजेंस है, जिसे आप काफी अच्छा कह सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, 5th लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी है एंड 4th लार्जेस्ट सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन द वर्ल्ड की हम बात करें। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कंपनी की प्रेजेंस किस तरह से आज के दिन है। इसके बाद कंपनी का रेवेन्यू मॉडल के ऊपर फोकस करता है। जिसका रेवेन्यू निकल के आता है लैटिन अमेरिका से 38%, वहीं से निकल के आता है, सबसे ज्यादा आप कह सकते हो। उसके बाद जो आता है नॉर्थ अमेरिका से 16% प्लस और यूरोप से आता है 15% प्लस और उसके बाद जो बचता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 31% वहां से आता है। तो यहां से हमें कुछ आइडिया लग चुका है कंपनी के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि कंपनी की जो प्रेजेंस है ग्लोबल लेवल पर बड़ी ही अच्छी बनी हुई है। अगर हम बात करें इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां कहां है, किस तरह से कंपनी अपनी जो सप्लाई चेन है उसको मैनेज करती है या फिर बाकी चीजों को इजी बनाती है। यूरोप में जो इनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, प्लांट्स की अगर बात करें वो 13 है। लैटिन अमेरिका में बात करें 10 है और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में 1 है। बाकी और भी जो कंट्रीज बचती हैं वहां भी इसकी प्रेजेंस है। अब इसके बाद हम कंपनी के नंबर्स के ऊपर फोकस करते हैं। नंबर का क्वार्टर 1 के तो देखेंगे, लेकिन कंपेयर करने के लिए पीछे देखते हैं। 19 से लेकर टीडीएम तक देखते हैं। सबसे पहले 19 में जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा था 3801 के आसपास आता सीआर, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर 20 की बात करें 6763। किस तरह से चीजें आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है ये आपके सामने। उसके बाद 8344 एंड इसके बाद टीटीएम की बात करें 8283, यानी चीजें आपको कहीं पर भी डिप नहीं दिखाई पड़ रही। ये काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसके बाद आखिरी की बात करें नेट प्रॉफिट की, 19 में था 1400 प्लस यानी 1491 और उसका 20 में हुआ 1776, अगेन बढ़ा। उसके बाद 2871, यहां पे हमें अगेन फिर से एक जंप दिखे और उसके बाद 29997। चीजें आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही हैं। अगर आप आखिरी लाइन को पढ़ेंगे ईपीएस का, 19 था 19 में यानी 19 प्लस था 2019 में और अभी कितना हो चुका है 39। किस तरह से चीजें इंप्रूव हो रही है आपके सामने ईपीएस के फॉर्म में।
सबसे पहले हम फोकस करते हैं टोटल इनकम के ऊपर। YoY बेसिस पे 7.34% की जंप दिखाई दे रही है। आप इसे ओके तो अच्छा कह सकते हैं। अगर हम यही चीज को टोटल इनकम की बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करें, वहां पर आपको एक्चुअल डिप दिखाई पड़ रही है, -33% प्लस की डिप दिखाई पड़ रही है। पहला रीजन यह है जहां से प्रॉफिट बुकिंग शेयर में होनी चाहिए और जो आज के दिन हुई भी थी। दूसरे अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, यहां पे था -6 YoY बेसिस पे। जो कंपनी का मेन काम है इस क्वार्टर में या फिर इस ईयर टू ईयर बेसिस पे कंपेयर करें, यहां पे हमें डिप दिखाई पड़ रहा है। अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, वहां पर भी -41% की डिप दिखाई पड़ रही है। इसके बाद अगर फोकस करें कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर, यहां पे तो हमें YoY बेसिस पे 22 प्लस की जंप दिखाई पड़ रही है। लेकिन क्या क्वार्टरली बेसिस पर भी ऐसा है? बिल्कुल नहीं। -36% की आपको डिप दिखाई पड़ रही है। यानी क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं सभी में आपको डिप दिखाई पड़ रही है। एक रीजन और स्ट्रॉन्ग रीजन और ओनली रीजन की बात करें जहां से प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए थे, यही वो रीजन है। इसके बाद अगर कंपनी की बात करें, ईपीएस के ऊपर बात करें, ईपीएस जून 20 की बात करें, उस वक्त 7.20, इस वक्त हो चुका है 8.08। तो ये रहा इसका क्वार्टर 1 के नंबर। इसके बाद कंपनी को थोड़ा सा अंदर से समझते हैं। 5 साल में जो इसकी सेल्स ग्रोथ रही है 13 प्लस, 3 साल में 16 प्लस और 1 साल में 17 प्लस। यानी यहां से तो हमें यह समझ में आ रहा है कंपनी की सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी है। अब फोकस करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर। 5 साल, 3 साल, 1 साल में हर जगह हमें नेगेटिव निशान दिखाई पड़ रहा है। दिस इज नॉट गुड फॉर अस। यही बात करें उसके बाद आरओई के ऊपर, आरओई भी आप देखोगे सुपर पुअर से आप कह सकते हो। और 1 साल की बात करें 2 प्लस, अगेन दिस इज वेरी बैड फॉर अस। फोकस करें उसके बाद आरओसी के ऊपर, 5 साल, 3 साल, 1 साल में ये वहां पर भी नहीं पहुंचा जो 15 एटलीस्ट जो मिनिमम होना चाहिए वहां पर भी नहीं है। तो इसे भी आप पुअर कह सकते हो। फोकस करें इसका डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर, 0.15 है। ठीक है, उतना डेट नहीं है लेकिन थोड़ा डेट है, तो इस लिहाज से आप इसे ओके ही कह सकते हो। नेक्स्ट बात करें इसके एफआईएस के पास कितनी है, 37 प्लस एफआईएस के पास इस कंपनी में होल्डिंग है। वहीं बात करें डीआईएस की 16 प्लस है, प्रमोटर के पास है 27 एंड पब्लिक की बात करो 9 प्लस। यानी कि जो स्मार्ट मनी है उनका इंटरेस्ट और उनका इन्वेस्टमेंट दोनों बना हुआ है एज ऑफ नाउ। इसके बाद समझे इसके सितंबर से लेकर जून 21 तक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। प्रमोटर के पास थे 27.88 सितंबर में और अभी है जून की बात करें 27.96। यहां से थोड़ी सी उन्होंने बढ़ाई है। अगर हम बात करें एफआईएस की, 37 प्लस था सितंबर 20 में और अभी हो चुका 37.87। चीजें इन्होंने भी वापस से बढ़ाई है। बात करें डीआईएस की, 15.92 से हो चुका 16.17। इन्होंने भी वापस बढ़ाई है। बाकी गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है नहीं। बात करें पब्लिक के, पब्लिक का भी इंटरेस्ट बना ही हुआ है। तो यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि जो बड़े प्लेयर हैं स्मार्ट मनी, उन्होंने थोड़ी थोड़ी अपनी होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ाई है। उन्होंने तो अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। बात करें म्यूचुअल फंड की, 4 म्यूचुअल फंड ये रहे आपके सामने जिन्होंने एज ऑफ नाउ इन्वेस्ट किया। सबसे पहले जो फंड निकल के आ रहा है एलएनटी बैलेंस्ड, उसके बाद एचडीएफसी हाइब्रिड एंड उसके बाद बीएनपी, उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया। ये वो 4 फंड हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। जब आप अपनी रिसर्च करेंगे तब आपको और भी फंड कुछ निकल के आएंगे जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। इन सब के बाद हमारे लिए ये स्लाइड भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी। प्लेजिंग की अगर हम बात करें तो प्लेजिंग की अगर फोकस करें, इसके पहले प्लेस देखते हैं। जून 2020 में इसका प्लेस था 1.92, ऑलमोस्ट 2% के आसपास। ये भी नेक्स्ट क्वार्टर में भी उतना ही था सितंबर 20 में। और दिसंबर में आते ही, दिसंबर में प्रमोटर ने अपनी जो प्लेजिंग जितनी भी थी उसको रिलीज कर दिया। यहां पे हमारे लिए अच्छी बात हो जाती है और एज ऑफ नाउ भी बिल्कुल जीरो है। दिस इज गुड फॉर अस। बस करते हैं कंपनी के रिटर्न प्रोफाइल के ऊपर। 3 साल की बात करें, यहां पे तो 86% की रिटर्न, 1 साल में 65% की रिटर्न और एक्चुअल जो गेम हुआ है वो हुआ 3 महीने में 30% प्लस की रिटर्न कंपनी में दिए। लेकिन वहीं फोकस करें 1 महीने में, यहां पर कंपनी फ्लैट है, -1% की रिटर्न दिए। ये 1 महीना हमें 2 चीजें बताता है। यहां पे हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो हमें यहां पे बनानी चाहिए, और दूसरी बात जिनके पास है उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए यहां से, या फिर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी को ओपन हो रही है या फिर नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें हमें 1 महीना बता देगा यहां पे। लॉन्ग रन का रिटर्न अगर देखें, शॉर्ट रन में कैसे कंपनी ने रिटर्न दिए हमने देख लिया। अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, यूपीएल के आपके सामने है। इसका जो मैक्सिमम लो है 6.67 के आसपास है, जो मैक्सिमम हाई 864 के आसपास है। रिटर्न किस तरह से दिए आपके सामने है। ये तो रहे रिटर्न प्रोफाइल। ऐसे रिटर्न देने के बाद अभी भी शेयर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है। दिस इज गुड फॉर अस। सेकंड बात करें रिटर्न इसने कैसे दिए, रिटर्न हमने जस्ट देखे, अच्छे रिटर्न है। बात करें डिविडेंड इसका उतना अच्छा नहीं है। वहीं बात करें एंट्री पॉइंट अभी परफेक्ट है। वहीं बात करें रेड फ्लैग, किसी भी टाइप का कोई रेड फ्लैग या फिर केस नहीं चल रहा कंपनी के अगेंस्ट, तो यहां पर भी हमारे लिए टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। अगर हम बात करें ये सब होने के बाद भी कंपनी क्वार्टरली नंबर हमने देख लिए, हमने इसके रिटर्न देख लिए, चार्ट डेफिनेटली हम देखेंगे, उसके बाद भी जो एनालिस्ट बैठे हैं मार्केट में, जो जानकार बैठे हैं उनके सुने तो 93% एज ऑफ नाउ बुलिश है। आपको ना इनकी सुननी है ना हमारी, अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है।
वैल्यूएशन के ऊपर फोकस करें, इंडस्ट्री पी चली 60 और ये आपको मिल रहा है 177 के आसपास, काफी ऊपर मिल रहा है इंडस्ट्री पी से। ईपीएस इसका काफी पुअर है 4 के आसपास, और आज के दिन की डिलीवरी की बात करें 21%, इसे भी आप पुअर कह सकते हो। एंड नेक्स्ट फोकस करते हैं इसके चार्ट के ऊपर। इन सब के बाद फोकस करते हैं इसके चार्ट के ऊपर। वीकली से शुरू करते हैं, तभी चीजों को ठीक से समझ पाएंगे। वीकली से हम शुरू करें ना, अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स प्लस प्रोसेस सब कुछ मिल जाएगा, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। प्राइवेट चैनल पे हम रियल टाइम बेसिस पर अपने पर्सनल ट्रेड शेयर करते हैं, अगर आपको लगता है यूजफुल तो आप उसका पार्ट बन सकते हैं। अगर हम इसके ट्रेंड को समझने की कोशिश करें वीकली में, तभी हमें चीजें ठीक से समझ में आएंगी। ये है मई के महीने में से अच्छी रैली आई, और उसके बाद जून जुलाई सिर्फ फ्लैट रहा, कोई रिटर्न आया ही नहीं। तो एक्चुअल जो गेन था हमने 3 महीने में जो देखा था, वो पिछले ही आ चुके थे, पिछले महीने में आ चुके थे। उसके बाद तो यहाँ पे कुछ एक्शन हो ही नहीं रहा है। इससे पहले जब इसमें एक्शन हो रहा था वहां समझते, जब भी ये शेयर अपने अप ट्रेंड में बना हुआ था, वीकली के टाइम फ्रेम की अगर बात करें, जो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है, यहीं पे इसने सपोर्ट ले रहा था और यहीं से अप ट्रेंड की जर्नी को कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन इस बार क्या, अगेन ये उस लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो वो लेवल क्या दिखाई पड़ रहा है हमें से, ऑलमोस्ट 750 के आसपास, यहाँ से रफली हमें समझ में आ रहा है वीकली के टाइम फ्रेम में। जरा इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। इस वक्त आपके सामने यूपीएल का वनडे का चार्ट ओपन है। मई में किस तरह से रैली आई हुई है वो हमने वीकली में भी देखा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। बाकी जून एंड जुलाई में इसमें ज्यादा एक्शन हुआ नहीं है, आप यहाँ देख सकते हो। जो हमने वीकली पे देखा था, उसका सपोर्ट दिख रहा था वहां पे, वो दिख रहा था 750 के आसपास। अगर वनडे में उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें 10 लेवल के आसपास, यहां पे उसको पहला सपोर्ट आते हुए दिखाई पड़ रहा है। इससे पहले भी उस लेवल के आसपास आया था, लेकिन एग्जैक्टली उसको टच नहीं कर पाया था। ऐसे रिटर्न के बाद कुछ इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी जानी चाहिए। अब करेक्शन हो सकता है 2 टाइप का, या तो इसमें प्राइस करेक्शन हो या फिर इसमें टाइम करेक्शन हो सकता है। यहां पे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा प्राइस करेक्शन हो सकता है। अब ऐसे में 3 केस निकल के आते हैं। सबसे पहला केस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक ही एडवाइस है, 5 से 10% के करेक्शन के लिए हमें 5 से 10 साल के अपने जो प्लान है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो जस्ट का टेस्ट जिनके पास है आप इसको होल्ड कीजिए। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म ट्रेडर को या फिर फ्रेश बाइंग के लिए, जो हमें 750 का लेवल दिखाई पड़ रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है इसके लिए। अगर किसी भी गिरावट में 750 या उसके बिलो 730 के आसपास हमें मिल जाता है, दिस विल बी बेस्ट बाय फॉर दिस शेयर। इसको जरा और छोटे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करें। आप आज की कैंडल देख सकते हो, दिस वन, ये आखिरी वाली, किस तरह से इसमें हैवी सेलिंग हुई है आज के दिन। तो इसलिए विथ वॉल्यूम हुई है, वॉल्यूम भी आप देख सकते हो, आज भी हुई है, कल भी हुई है। तो इसलिए इस लेवल के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, 750 और 730 के ऊपर। वहीं बात करें टारगेट के ऊपर, उसके बाद बात करें इसके टारगेट की। जब भी ये अपने अप ट्रेंड की जर्नी को कंटिन्यू करेगा, यहाँ से 850 पहला टारगेट आएगा, और उसके बाद इसमें 1000 तक के लेवल आते दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा टाइम ले सकता है, कुछ टाइम में प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है, बस उसके बाद डेफिनेटली शेयर ऊपर ही आएगा। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फ्रेश बैंक के लिए बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।